नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर समझने से पहले हम तीन बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों सीक्वेंस क्या होता है, दोस्तों इसमें सीरीज क्या होती है और इसमें प्रोग्रेशन क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले तो सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी ग्रुप ऑफ नंबर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल और पैटर्न एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम कुछ नंबर्स का ग्रुप लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिख रखा है, ये नंबर्स का ग्रुप है 2 4 6 8 10। ये दोस्तों हमने नंबर्स का ग्रुप लिख रखा है और इन नंबर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल होगा, कुछ पैटर्न होगा और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आगे वाला नंबर फाइंड कर सकते हो, बता सकते हो आप। तो इस सीक्वेंस, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सीक्वेंस कहेंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल होता है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि देखो 2 4 6 8 10, यानी दोस्तों इसमें 2 ऐड करना है हमको और इस तरीके से क्या मैं आगे वाला नंबर बता नहीं सकता, बिल्कुल बता सकता हूं दोस्तों, 12 आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 3 5 7 9, यानी इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, 2 ऐड होता जा रहा है, तो आगे वाला नंबर हम बता सकते हैं दोस्तों, आगे क्या ऑप्टेंड होगा, 11 ऑप्टेंड होगा। यहां पर देखिए दोस्तों 1 2 9 16। दोस्तों अगर हम इसमें अपन पैटर्न समझने की कोशिश करें तो दोस्तों इसमें पैटर्न होगा, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 9 है और यहां पर 16 है। तो दोस्तों इसमें पैटर्न ऐसा बन रहा है, देखिए 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 और 4 टू द पावर 3। सॉरी दोस्तों, यहां पर आपके होगा 64। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 64। तो दोस्तों यहां पर कौन सा पैटर्न या कोई स्पेसिफिक रूल काम कर रहा था, हमने रूल के बारे में पता किया। 1 की पावर 0, दोस्तों किसी की भी पावर 0 होती है, उसका आंसर क्या ऑब्टेंड होता है, 1। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब आंसर 2 ऑब्टेंड होगा। 3 स्क्वायर मींस दोस्तों क्या होता है, 9 होता है। 4 टू द पावर 3, 4 क्यूब क्या ऑब्टेंड होता है दोस्तों, 64। तो इस तरीके से हम आगे वाला नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि अब आगे क्या ऑब्टेंड होगा, 5 टू द पावर 4 ऑब्टेंड होगा और 5 टू द पावर 4 क्या होगा दोस्तों, 625। यानी इस तरीके से मैंने आगे वाला नंबर भी ऑब्टेंड कर लिया, 625। यानी इन सभी के अंदर जो मैंने ग्रुप ऑफ नंबर्स लिख रखे हैं, इन सभी के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल है, एक पैटर्न है, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सीक्वेंस कहेंगे। होप कि आपको सीक्वेंस के बारे में समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देखो क्या है, सीरीज है, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी सीक्वेंस होते हैं ना, उनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, यानी उन सभी का सम कर दो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। और अगर डेफिनेशन की बात करें, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स होती है उन सभी को दोस्तों क्या कर दो, सम कर दो, वो आपके क्या कहलाएगा, वो आपके सीरीज कहलाएगी। दोस्तों देखिए यहां पर ये जो सीक्वेंस के जितनी भी टर्म्स है उनको मैंने सम कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरीज। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन दोस्तों एकदम सीक्वेंस की तरह होता है, ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। वो देखो क्या है, ए सीक्वेंस इन विच वी कैन कैलकुलेट द nth टर्म बाय फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। सपोज कि मैंने दोस्तों एक सीक्वेंस लिख दी 2 4 6 8 10। दोस्तों मैंने इसके अंदर आपके 5 टर्म्स लिखी है और सपोज मैं कहता हूं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। मैं कहता हूं दोस्तों इसकी 10th टर्म कैलकुलेट कीजिए, इसकी 10th टर्म कैलकुलेट कीजिए। तो दोस्तों 10th टर्म कैलकुलेट करने के लिए यहां पर फॉर्मूला होगा, क्या होगा दोस्तों, यहां पर फॉर्मूला। और सीक्वेंस के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, वहां पर आपको लगाना होता है लॉजिक। कैसे, 1 2 9 64, आगे वाली टर्म फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला था क्या, यहां पर हमें लॉजिक लगाना पड़ा। और यहां पर क्या होता है, nth टर्म फाइंड करने के लिए, nth का मतलब कोई एक टर्म, कितवी टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास यहां पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है।
तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोग्रेशन कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों प्रोग्रेशन भी आपके 3 टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, एक होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है दोस्तों एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये दोनों आपके कोर्स के अंदर नहीं है। हम क्लास 10th के अंदर दोस्तों केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है। आप चाहो तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है दोस्तों, देखो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ए टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स आर इक्वल इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो दोस्तों आपके सामने एक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। इस प्रोग्रेशन के अंदर अगर आप सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखोगे तो इक्वल होगा। दोस्तों 5 और 10 के बीच का डिफरेंस देखिए, 5 है यहां पर। 10 और 15 के बीच का डिफरेंस देखिए तो दोस्तों 5 है। 15 और 20 के बीच का डिफरेंस देखिए तो दोस्तों 5 है। तो यहां पर सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो दोस्तों इस सीक्वेंस को, इस प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। अब दोस्तों जो अर्थ प्रोग्रेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता था ना, उस तरीके से अंदर दोस्तों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी होते हैं। सपोज दोस्तों मैं एक 2 प्रोग्रेशन लिखता हूं, 2 सीक्वेंस लिखता हूं, 2 4 6 8 10, और एक लिखता हूं दोस्तों 2 4 6 8 10। फर्स्ट के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप दोस्तों क्या बताओगे, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5। और अगर मैं सेकंड की बात करता हूं दोस्तों, तो सेकंड के अंदर टर्म्स फिक्स नहीं है, यानी ये प्रोग्रेशन आगे चलता हुआ जा रहा है, आगे कंटिन्यू जा रहा है, तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता नहीं सकते। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पूरा पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहां पर कितनी टर्म्स है। तो मैं इनको कहूंगा दोस्तों नॉन फाइनाइट, और इसे कहूंगा मैं दोस्तों फाइनाइट कहूंगा। ठीक है, होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर 5 10 15 20 और 25 एंड सो ऑन। दोस्तों इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम दोस्तों ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है दोस्तों उसको हम ए या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी दोस्तों A2 A3 A4 A5 इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट है अपने जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जितनी भी टर्म्स होती है उनके बीच का डिफरेंस तो इक्वल होता है, लेकिन दोस्तों उनको कहते क्या है, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए दोस्तों क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस तो कॉमन ही है ना, चाहे A1 टर्म और A2 टर्म के बीच में देख लीजिए, चाहे A2 टर्म और A3 टर्म के बीच में देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस तो सबके बीच में क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, किसी भी आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, यानी आप A2 माइनस A1 माइनस करोगे, A2 में से A1 माइनस करोगे तो भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को दोस्तों हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, D से। चाहो आप A3 माइनस A2 कर दीजिए तो भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, मगर आपने A3 माइनस A1 कर दिया तो दोस्तों आपके कॉमन डिफरेंस फिर गलत कैलकुलेट होगा। एक चीज मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब अपन कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू अगर क्या हो, पॉजिटिव में ऑब्टेन्ड होती है, तो वो प्रोग्रेशन आपका इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन होगा, यानी वो जो एपी होगी, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होगा वो इंक्रीजिंग एपी होगी। क्या होगी दोस्तों, इंक्रीजिंग, वो दोस्तों इंक्रीजिंग एपी होगी। और अगर डी की वैल्यू माइनस में ऑब्टेन्ड होती है तो यानी दोस्तों वो आपकी जो एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है। क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एपी होगी। कैसे होगी, देखो दोस्तों,
आपको ये एक एपी दिखाई दे रही है, इसे मैं एपी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं दोस्तों? क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल है, तो मैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यही डेफिनेशन होती है। अब अगर मैं डी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा दोस्तों? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दूंगा, यानी कि A2 में से A1 माइनस कर दूंगा। 10 माइनस 5 क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों? 5। अब देखो दोस्तों, यहां पर 5 जो ऑब्टेंड हुआ है ये पॉजिटिव का ऑब्टेंड हुआ है। इसका मतलब आपको जो एपी दे रखी है वो इंक्रीजिंग एपी है, जो दिख भी रही है दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, यानी बढ़ती जा रही है ना दोस्तों। तो इस वजह से ये एपी है इंक्रीजिंग एपी। कैसे पता चलेगा? डी से पता जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। सपोज एक और एपी लिखते हैं अपन, हम लिखते हैं दोस्तों 18, 16, 14, 12, 10 एंड सो ऑन। आपके सामने ये एक और मैंने नॉन फाइनाइट एपी लिखी है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ अच्छा खासा नॉलेज है नहीं, इसमें कितनी टर्म्स है, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू जाती जा रही है। फिर हम इसमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, यानी कि 16 में से 18 हम क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। हमें ऑब्टेंड होगा -2। क्या ऑब्टेंड होगा? -2, बिकॉज 18 में से तो 16 जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों मुझे ऑब्टेंड हुआ -2। इसका मतलब डी नेगेटिव में है, तो यहां कंफर्म हो जाता है कि ये जो एपी है डिक्रीजिंग एपी है। आपको दिख भी रही है, ये घटते जा रहे हैं ना दोस्तों। 18, 16, 14, 12, 10 आगे चलते हुए नेगेटिव के अंदर चले जाएंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज एक लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, देखो फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? नेगेटिव होता है तो क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट टर्म के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? लास्ट टर्म के ऊपर हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों? 5 टर्म है। तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर आपके लास्ट टर्म के बारे में बात करूं तो लास्ट टर्म क्या होगी दोस्तों? लास्ट टर्म होगी आपके 10। लास्ट टर्म क्या होगी दोस्तों? आपके 10। और अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? और नंबर ऑफ टर्म्स को दोस्तों रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को दोस्तों n से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर स्मॉल n से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्मॉल n का मतलब होता है उसमें कितनी टर्म्स है। अगर मैं इसमें n की वैल्यू पूछूं तो आप फटाक से बताओगे दोस्तों इसमें n की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों? 5 टर्म्स है। आई बात समझ में? अब दोस्तों मैं इसके अंदर लास्ट टर्म के बारे में अगर जानना चाहूं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, तो दोस्तों लास्ट टर्म के बारे में हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले बात करिए कि इसमें टोटल कितने टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। ये जो आपकी एपी दे रखी है इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है दोस्तों? आप कहोगे इसमें सर टोटल टर्म्स है 5। तो दोस्तों इसमें लास्ट वी टर्म क्या होगी? लास्ट वी टर्म इसमें 5th टर्म ही तो होगी दोस्तों। यानी लास्ट वी टर्म जो होती है उसको एल से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से, या फिर दोस्तों इसको ए एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ए एन, ये दोस्तों इसका मतलब होता है कितवी टर्म। ठीक है, तो दोस्तों हम यहां पर क्या बताएंगे? यहां पर लास्ट वी टर्म क्या है दोस्तों? यहां लास्ट वी टर्म है आपके 10। बस आप इतना याद रखिए, लास्ट टर्म को एल या ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और वैसे ए एन का मतलब होता है कितवी टर्म। जैसे कि मैं कहता हूं मुझे ए थर्ड टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? ए थर्ड, यानी A3। कितवी टर्म फाइंड कर रहे हो? थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इस एपी के अंदर मुझे केवल 3 टर्म से मतलब है, बाकी 2 टर्म से मतलब भी नहीं है। क्यों दोस्तों? अगर मैं कहता हूं मुझे इस एपी के अंदर थर्ड टर्म बताइए, यानी A3 की वैल्यू बताइए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि मैं केवल 3 टर्म पे ही बात कर रहा हूं। केवल 3 टर्म से मतलब है, बाकी मुझे इन 2 टर्म से मतलब भी नहीं है। तो मुझे तीसरी टर्म क्या मिलेगी? जो मेरी तीसरी टर्म होगी वो मेरे लिए तो लास्ट टर्म हो गई ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं दोस्तों ए एन को भी लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपने जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। एक एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन दोस्तों। ठीक है, एक एपी की जर्नल फॉर्म ये होती है। इसको समझने के लिए अपन एक एपी लेट करते हैं दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 10। आप सब जानते हो ये A1 होता है,
ये A2 होता है, ये A3 थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और दोस्तों फिफ्थ टर्म है। हम फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से और फिफ्थ टर्म को दोस्तों A5 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है AP की, उसमें A1 को हम दोस्तों A से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 को हम A+D से रिप्रेजेंट करते हैं, A3 को दोस्तों A+2D से, A4 को दोस्तों A+3D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों, इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू वेरीफाई भी करेंगे। दोस्तों एपी के अंदर दो ही फॉर्मूले सीखने के लिए, वो अपन सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एपी के अंदर जो फॉर्मूले हैं दो, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं nth टर्म या फिर दोस्तों नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है दोस्तों, यानी नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, n फाइंड करना, और nth टर्म का मतलब होता है कोई एक टर्म फाइंड करना। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है आपके an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये आपके फर्स्ट फॉर्मूला है। सपोज आपको ये एपी दिखाई दे रही है, इस एपी के अंदर दोस्तों 1 2 3 4 5 पांच टर्म यहां पर लिखी हुई है, और मैं कहता हूं दोस्तों इसके अंदर जो 10th टर्म है, 10वीं टर्म क्या होगी। फर्स्ट नंबर पे 2 है, सेकंड नंबर पे 4 है, थर्ड नंबर पर 6 है, फोर्थ नंबर पर 8 है और फिफ्थ नंबर पर 10 है। इसी तरीके से दोस्तों 10वें नंबर पर क्या होगा, यानी दोस्तों मैं इसके अंदर कितनी टर्म्स पे बात कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर 10th टर्म पे बात कर रहा हूं, यानी मैंने इसके अंदर 10 टर्म मानी है। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, 10th टर्म फाइंड कीजिए, यानी मैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले रहा हूं, 10। मुझे 10 टर्म से मतलब है, यानी यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई, 10। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है आपके 2। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आता है 2। और मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, 10वीं टर्म फाइंड कीजिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है 10, और मुझे 10वीं टर्म फाइंड करनी है, यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है, और nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो a और n की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों मैं 10, क्योंकि मुझे 10वीं टर्म ही तो चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स हम कितनी ले रहे हैं 10, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 10। तो अल्टीमेटली देखो दोस्तों ये क्या बन गया a10, यानी मुझे 10वीं टर्म चाहिए। a की जगह क्या लिखूंगा 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह 10 माइनस 1, और d की जगह कितना दोस्तों 2, 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2, 2 प्लस 18, देन आंसर 20। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10th टर्म क्या होगी आपके 20 होगी, 10th टर्म क्या होगी दोस्तों 20। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी के अंदर हम एक बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि सपोज एक एपी है 2 4 6 8 और आगे चल के एंड में मैं लिख देता हूं दोस्तों 30। तो इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म कितनी है दोस्तों 30 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के बारे में भी हमें पता है, बट मुझे ये नहीं पता दोस्तों इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। ठीक है ना, इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में मुझे नहीं पता। ओके फ्रेंड्स, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है an का मतलब होता है लास्ट टर्म, और दोस्तों इस एपी के अंदर लास्ट टर्म कौन सी है 30, a 2 है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, बिकॉज इसमें कितनी टर्म्स है वो हम नहीं जानते। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, बीच में कुछ टर्म स्किप हो गई ना, इनटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस सब में 2 का चल रहा है। ठीक है, वो भी प्लस का 2, 30 एज इट इज, 2 को लेफ्ट में कन्वर्ट करो -2, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में दोस्तों 2, 30 माइनस 1 28, मल्टीप्लाई में 2, इधर लाइए डिवाइड में होगा दोस्तों n माइनस 1, 2 से 28 कैंसिल होगा 14 टाइम्स, -1 को इधर लाइए +1 इक्वल्स टू n, 14 प्लस 1 15 इक्वल्स टू n। दोस्तों नीचे नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, 28 को 2 से कैंसिल किया 14,
-1 को आपने लेफ्ट में कन्वर्ट किया, +1 इक्वल्स टू n, तो 14 + 1 15 इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है? इस एपी के अंदर दोस्तों टोटल है 15 टर्म्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 30 है ये मेरे 15th टर्म है? दोस्तों अगर इसके अंदर 15 टर्म है तो 30 जो है 30 जो है वो कितने नंबर पर आएगा? 15वें नंबर पर ही तो आएगा, यानी कि 15th टर्म हुई हमारी। दोस्तों इसको नोट कीजिए, फिर हम एक और फॉर्मूला देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि क्यों हम a1 को a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a2 को a प्लस डी। ये जो जर्नल फॉर्म होती है ना, जो अपना a1 होता है वो a है, जो अपनी सेकेंड टर्म है वो a प्लस डी है, जो अपनी थर्ड टर्म है दोस्तों वो a प्लस 2d है। इनको हम इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था nth टर्म फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, सपोज मैं कहता हूं किसी एपी की फोर्थ टर्म फाइंड कीजिए, उस एपी की फोर्थ टर्म फाइंड कीजिए। दोस्तों उस एपी के अंदर मैं कितनी टर्म्स लेट कर रहा हूं? 4 टर्म्स लेट कर रहा हूं, यानी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में मेंशन किया गया है? 4। तो दोस्तों मुझे फाइंड क्या करनी है? एन की जगह क्या लिखूंगा? 4, क्योंकि मैं फोर्थ टर्म फाइंड करना चाहता हूं, एन की वैल्यू 4 ही होगी, तो मैंने एन की जगह 4 लिख दिया। तो ये क्या शो हो रहा है? A4। तो हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू a प्लस एन की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों? 4 माइनस 1, क्योंकि मुझे फोर्थ टर्म ही तो चाहिए, यानी 4 टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। एन की वैल्यू 4 होगी, इंटू में डी, देन a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो इसी वजह से मैं कह रहा था दोस्तों, फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं? देखो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकेंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही, और फोर्थ टर्म क्या हो गई दोस्तों? a प्लस 3d। तो आगे हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं a1 को a लिखूंगा, ये तो आप सब जानते हो। a2 को दोस्तों मैं a प्लस डी लिखूंगा, a3 को दोस्तों मैं a प्लस 2d लिखूंगा, a4 को दोस्तों मैं a प्लस 3d। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जितनी जो टर्म हम फाइंड करेंगे उससे एक कम ही तो होगा, a प्लस 3d हो जाएगा, या a3 है तो उधर दोस्तों a प्लस 2d हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपके एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर इसी एपी को मेंशन करते हैं 2 4 6 8 10। दोस्तों इसके अंदर 5 टर्म तो आपको दे रखी है, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि इसी एपी की 10 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, इसी एपी की 10 टर्म का सम फाइंड कीजिए। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, 5 टर्म तक तो आपके यहां पर लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूं 10 टर्म तक सम फाइंड कीजिए, यानी कि इसके अंदर आपको 10 टर्म के बारे में पता होना चाहिए और उन सभी का क्या करना है? सम फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों क्या यहां पर लास्टवी टर्म आपके दे रखी है? लास्टवी टर्म का मतलब है कि 10th टर्म क्या आपके दे रखी है क्या? क्योंकि मैं तो इसके अंदर 10th टर्म का सम फाइंड करना चाहता हूं ना, और 5 टर्म ही दी हुई है, और मैं कह रहा हूं 10 टर्म का सम फाइंड करो, यानी यहां पर लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है। तो दोस्तों जब लास्ट टर्म गिवन ना हो, लास्ट टर्म आर नॉट गिवन, जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना हो तो सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना हो, और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म आर गिवन, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो दोस्तों आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म। ये आप तब अप्लाई करोगे जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, और ये आप तब अप्लाई करोगे जब आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों एक लास्ट फॉर्मूला है जो आपके बीच में एग्जाम्पल के अंदर आएगा, उससे पहले हम यहां पर समझ लेते हैं उस एग्जाम्पल वाले फॉर्मूले को। सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां दोस्तों फर्स्ट का मतलब होता है अगर कोई भी इंटीजर 1 से शुरू होता है। फर्स्ट इंटीजर का मतलब है दोस्तों अगर कोई भी इंटीजर की शुरुआत 1 से होती है, जैसे मैं कहता हूं 1 2 3
4 5 6 एंड सो ऑन 50 तक लिख दिया मैंने। कहां तक लिख दिया? 50 तक लिख दिया दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 50। दोस्तों मैंने यहां पर 50 इंटीजर लिखे हैं और फर्स्ट 50 इंटीजर्स लिखे हैं, यानी कि 1 से शुरू करते हुए 50 इंटीजर लिखे हैं और इन सभी का सम निकालना है दोस्तों। तो यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लोगे? n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यहां पर आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको इन सभी 50 टर्म का सम फाइंड हो सके। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। शुरुआत कहां से होनी चाहिए दोस्तों? 1 से होनी चाहिए। तो देखो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। n का मतलब होता है टोटल टर्म्स। दोस्तों यहां पर जाहिर सी बात है टोटल टर्म्स 50 ही होगी। 50 ब्रैकेट 50 प्लस 1 अपॉन 2, 50 इंटू 51 अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो रहा है दोस्तों, यहाँ 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 5 जा 125, 125 एंड 2 127। तो दोस्तों आप इनको सम करोगे तो 1275 आपको ऑब्टेन्ड होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।